हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 को कंडक्ट होने वाला है। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारी पार्ट नंबर 6 वीडियो रहेगी, इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो ये हमारी न्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सिलेबस वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिनों का ये क्रैश कोर्स सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम मोर देन 30 वीडियो जो है कवर अप करेंगे, जिसमें सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स कवर अप किए जाएंगे। साथ ही में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल्सो इसमें आपके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। सो मोर देन 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आपके कवर अप होंगे एज पर द सिलेबस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नॉन एज। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, इसके लिए क्या टर्म जो है वो यूज़ की जाती है? इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है एमोनेरिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं एनेरिज्म की बात करूँ, एनेरिज्म आपका कंडीशन रहती है जिसमें परमानेंट अब नॉर्मल डायलिटेशन होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि आपकी आर्टरीज हो गई, आर्टरीज की परमानेंटली अब नॉर्मल डायलिटेशन होगी, तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाएगी एनेरिज्म। वहीं पे एक्रोमेगेली की बात करूँ, एक्रोमेगेली मीन्स आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं अडल्ट्स में, ठीक है, अडल्ट्स में जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। फॉर दैट द कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगेली। देन एपेप्टोसिस की बात करूँ, एपेप्टोसिस जो है ये आपकी कंट्रोल्ड और प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। सिंपल टर्म्स में इट इज़ सेल डेथ जो है वो आपकी अक्कर करती है, जो कि एजिंग के साथ में होती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपोप्टोसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल अल्टरेशन ऑफ मैच्योर सेल इज नोन एज। मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल अल्टरेशन मैच्योर सेल्स की क्या कहलाती है? इट इज़ नोन एज एनाप्लाजिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहीं पे एनिसोसाइटोसिस की बात करूं, एनिसोसाइटोसिस कंडीशन जो है ये आपकी क्या रहती है? इट इज़ द अब नॉर्मल वेरिएशन ऑफ, इट इज़ द अब नॉर्मल वेरिएशन ऑफ आरबीसी इन साइज। ठीक है, आरबीसी का जो साइज रहता है उसमें अब नॉर्मली वेरिएशन आ जाती है, तो दैट इज़ नोन एज एनिसोसाइटोसिस। देन नेक्स्ट है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मीन्स आपकी फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को कहा जाता है एंजियोजेनेसिस। देन ब्रूसेलोसिस की बात करूं, तो ब्रूसेलोसिस कंडीशन जो है इट इज़ बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है जो कि किसी केमिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में आ रही है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज नॉन एज कीमोटेक्सिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। डिस्पनिया की बात करूँ, इट इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो आपकी कहलाती है डिस्पनिया। देन एम्फिक्जेमा की बात करूँ, ये आपकी क्या रहती है? दिस टर्म इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर सेल। ठीक है, क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रही है एल्वियोलर वॉल्स की एंड परमानेंट डायलिटेशन हो रही है एयर स्पेसिस की। ठीक है, तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है एम्फिक्जेमा। देन हाइपोक्सिया की बात करूँ, हाइपोक्सिया मीन्स यहाँ पे आपकी एब्सेंस हो रही है ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसकी अमाउंट जो है वो कम आ रहा है या एब्सेंट हो रहा है इन द टिश्यूज़, तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है हाइपोक्सिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीडबैक सिस्टम इन विच सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे एज टू अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंजेस नॉन एज। ठीक है, एक ऐसा फीडबैक सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कि आप जिसमें आपका जो सिस्टम रहता है वो कैसे एक्ट करता है, आइदर वो चेंज को अरेस्ट कर देगा, मीन्स चेंज को रोक देगा, या फिर जो चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। मीन्स आपका प्लस से माइनस में जा रहा है तो माइनस को दोबारा से प्लस में ले आएगा, तो वो आपका कौन सा फीडबैक सिस्टम रहता है? दिस फीडबैक सिस्टम इज नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो बेसिकली जो आपका बॉडी है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसा फंक्शन रहता है कि हमारी बॉडी नॉर्मलाइज करती है, मीन्स जो चेंजेस आए हैं उसको नॉर्मल करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके दो टाइप्स के सिस्टम रहते हैं, एंड ये आपका बेसिकली होम्योस्टेसिस कंडीशन कहा जाता है इसको, कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको करेक्ट अप करना। सो इसमें दो फीडबैक सिस्टम रहते हैं, नेगेटिव फीडबैक हमने देख लिया, दूसरा आपका रहता है पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या करता है कि इसमें हमारी बॉडी जो है वो इस वे में रिएक्ट करती है कि जो हमारी इंटेंसिटी है, ठीक है, चेंज लाने की सेम डायरेक्शन में उसको बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी, क्या करता है, इट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज, जो कि चेंज है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा सेम डायरेक्शन में। सो दैट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव में आइदर रिवर्स कर देगा या फिर उसको अरेस्ट कर देगा, रोक देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज इन सेल साइज इज टर्म्ड एज। तो डिक्रीज इन सेल साइज क्या है? तो डिक्रीज इन सेल साइज के लिए टर्म यूज की जाती है एट्रॉफी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहीं पे हाइपरट्रॉफी की बात करूँ तो ये आपका सिंपली इंक्रीज इन सेल नंबर होता है। इट इज़ इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल साइज, नॉट सेल नंबर, इट इज़ सेल साइज। Hypertrophy is increase in cell size and hyperplasia is increase in cell number. देन एक कंडीशन आपकी आती है मेटाप्लाजिया। तो मेटाप्लाजिया बेसिकली क्या रहता है? इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ अडल्ट सेल टाइप टू अनदर अडल्ट सेल टाइप, ठीक है। इसमें आपका जो एक सेल है, सेल ए है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है सेल बी में। सो दैट टर्म इज नोन एज मेटाप्लाजिया। इसी के साथ में एक टर्म और आती है सेल के साथ रिलेटेड, विच इज़ डिस्प्लाजिया। एक टर्म रहती है आपकी डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया मीन्स आपका एक अब नॉर्मल टाइप का एपिथेलियल सेल्स जो है वो डेवलप हो जाएगा। इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अब नॉर्मल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो ये आपकी एक कंडीशन रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म डोलर। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का कौन सा साइन है जिसको डोलर टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है? सो ये साइन रहता है आपका पेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो बेसिकली आपके डिफरेंट क्लिनिकल साइंस रहते हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेशन के साथ रिलेटेड रहते हैं, जिसमें आपका जो रेडनेस है, रेडनेस के लिए आपकी टर्म यूज़ की जाती है र्यूवर, ठीक है, रेडनेस के लिए र्यूवर। हीट के लिए कैलोर, हीट के लिए कैलोर टर्म यूज़ की जाती है। स्वेलिंग के लिए ट्यूमर, स्वेलिंग के लिए ट्यूमर। देन आपका पेन के लिए आपकी यूज़ की जाती है डॉलर। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, बट वो भी आपका एक क्लिनिकल साइन है इन्फ्लामेशन का। तो ये सारे नाम आप इसमें याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड फेज ऑफ हीलिंग। तो हीलिंग का थर्ड फेज जो है वो कौन सा है? तो बेसिकली हीलिंग जो है वो आपकी 4 फेजेज में होती है, उसमें से जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज इज प्रोलिफरेशन फेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसके 4 फेजेस को एक बार देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट फेज रहता है, फर्स्ट फेज इज हेमोस्टेसिस, ठीक है, फर्स्ट फेज इज हेमोस्टेसिस। सो हेमोस्टेसिस फेज तब स्टार्ट होता है जब आपका इंजरी होती है, ठीक है, इंजरी होने के बाद जो है वो आपका फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है, दैट इज़ हेमोस्टेसिस। एंड इसका काम क्या रहता है? हेमोस्टेसिस में क्या रहता है? इसका काम रहता है ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ठीक है, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकना हेमोस्टेसिस फेज में रहता है। दूसरा फेज आपका कौन सा रहता है? दूसरा फेज इज इन्फ्लामेशन, इट इज़ अ सेकेंड फेज, एंड इसको डिफेंसिव फेज भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफेंसिव फेज, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली क्या रहता है? इसका मेन फोकस रहता है कि जो बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, एंड रिमूव डेब्रिस, एंड रिमूव डेब्रिस, ठीक है, जो भी वहाँ पे अननोन चीज़ें हैं, डेब्रिस है, उसको रिमूव करना, ठीक है, अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करना, ठीक है, ये इसका काम रहता है स्टेज 2 या फिर फेज़ 2 का। थर्ड फेज़ आपका रहता है प्रोलिफरेशन फेज़, ठीक है, थर्ड फेज़ इज प्रोलिफरेशन फेज़, जिसको ग्रेनुलेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज़ भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेनुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज़, ठीक है। तो इसका मेन फोकस क्या रहता है? जो भी आपका वुंड हुआ है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको घाव लगा है, वहाँ उसको फिल करना, फिल एंड कवर अप करना,
ठीक है। सो ये फेज़ 3 का काम रहता है। देन जो आपका फेज़ 4 रहता है दैट इज़ रीमॉडलिंग, जिसको मैच्योरेशन फेज़ भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैच्योरेशन फेज़, इट इज़ द फोर्थ फेज़, ठीक है। एंड इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जो न्यू टिश्यू है, ठीक है, न्यू टिश्यू की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे वो स्लोली अपनी स्ट्रेंथ गेन करने लगती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। तो ये 4 फेजेज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदर नाम जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें फंक्शन रहता है तो वो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार दोबारा से रीड कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइपरटेंशन स्टेज 1 द सिस्टोलिक बीपी इज। तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में सिस्टोलिक बीपी जो है वो कितना रहता है। तो जो आपका बेसिकली हाइपरटेंशन है उसमें मेनली 4 फेजेस रहते हैं, ठीक है। इसमें आपके 4 स्टेजेस रहते हैं। सो जो आपका स्टेज 1 है, ठीक है, स्टेज 1 है, इसमें सिस्टोलिक बीपी जो है वो आपका रहता है 142 159 mmHg। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है आपका 120/80 mmHg। 120 जो है ये आपका सिस्टोलिक रहता है, 80 जो है ये आपका डायस्टोलिक रहता है, इट इज़ डायस्टोलिक। अब जो आपकी हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मीन्स आपका परसिस्टेंट, आपका कंसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रह रहा है। सो उस केस को आप कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका रहता है प्री हाइपरटेंशन। फर्स्ट स्टेज कौन सा रहता है, फर्स्ट स्टेज इज प्री हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक बीपी कितना रहता है, इट इज़ 120 to 139 mmHg, ठीक है। एंड जो आपका डायस्टोलिक बीपी रहता है दैट इज़ अराउंड 80 to 89 mmHg, ये आपका डायस्टोलिक रहता है। देन दूसरा आपका स्टेज रहता है हाइपरटेंशन स्टेज 1, जिसमें हमने डायस्टोलिक देख लिया, इट इज़ 140 to 159 mmHg। एंड सिस्टोलिक हमारा ये आ गया। एंड डायस्टोलिक जो है ये आपका कितना आता है, इट इज़ 90 to 99 mmHg। देन आता है आपका हाइपरटेंशन स्टेज 2, ये आपका थर्ड स्टेज रहता है। तो इसमें आपका ब्लड प्रेशर कितना चला जाता है, इट इज़ अराउंड ग्रेटर देन इक्वल टू 160 mmHg, ये आपका सिस्टोलिक आ गया। एंड डायस्टोलिक में आपका कितना रहता है, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 mmHg। देन आता है आपका सेवर स्टेज, ठीक है। देन आपका आता है सेवर स्टेज, ठीक है। सो इसमें आपका ब्लड प्रेशर अराउंड ग्रेटर देन 180 mmHg रहता है, सिस्टोलिक वाला। एंड डायस्टोलिक में आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 110 mmHg रहेगा, जो कि आपका नियर अबाउट सिस्टोलिक के करीब करीब पहुंच जाएगा। सो ये आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसमें आपको ब्लड प्रेशर कितना रहता है, कितनी रेंज में रहता है, वो आपको इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज दी गई हैं, इसमें से नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमें आइडेंटिफाई करनी है हाइपरटेंशन के लिए, मींस जिसमें आपका ड्रग का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपके डायूरेटिक्स, बेसिकली जो आपकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम डिफरेंट फार्माकोलॉजी पार्ट में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ड्रग्स, किस कैटेगरी के ड्रग्स हमें दिए जाते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। तो वो सारे हम वहाँ पे पढ़ते हैं। जिसमें आपका ड्रग यूज़ नहीं हो रहा है वो आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पार्ट में वो आ जाता है। तो डायूरेटिक्स में आप ड्रग्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जो आप डाइट में सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसको एक लेवल तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ताकि आपका सॉल्ट की वजह से, सोडियम आयंस की वजह से जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो ना हो, ठीक है। तो ये आपका रहता है। इसके अलावा अदर स्ट्रेटजीज़ की मैं बात करूँ तो आप वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। वेट लॉस के थ्रू जो है वो आप हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। एक आपका डैश प्लान रहता है, वन इज़ डैश प्लान एक रहता है, जो कि आपका रहता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन को स्टॉप करने के लिए कुछ डाइटरी अप्रोचेस रहती हैं, जिसमें आपका कुछ डाइट प्लान रहेगा। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपना हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही आपके अदर्स में एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। एक्सरसाइजेज तो एक तरीके से सभी डिजीज़ में जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं, कि एक्सरसाइज आप करेंगे तो उससे आपकी कंडीशन जो है वो बेटर होंगी। देन लिमिटेड अल्कोहल इनटेक, ठीक है। अगर कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो
उसमें लिमिटेड अल्कोहल इनटेक करें, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन प्रोवाइड करके भी हम जो है वो हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी कंडीशन जो है इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय द रिडक्शन इन द हार्ट्स पंपिंग कैपेसिटी, ठीक है। इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द रिडक्शन इन द हार्ट पंपिंग कैपेसिटी, कि आपका जो हार्ट है उसकी पंपिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, तो ये डिजीज़ आपका कहलाता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे हाइपरटेंशन हमने देख लिया कि कंसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एथ्रोस्क्लेरोसिस मींस आपका बेसिकली हार्डनिंग या फिर वहाँ पे आपकी जो आर्टरीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको वो नैरो हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन हो गई है फैट्स की, फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल की, तो वो आपका एथ्रोस्क्लेरोसिस कंडीशन रहती है। एंजीना पेक्टोरिस क्या है? सो एंजीना पेक्टोरिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो कि तब अराइज होती है जब आपकी बॉडी या आपका जो हार्ट रहता है, ठीक है, हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इम्बैलेंस हो जाए। मीन्स आपको डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई आपके पास कम आ रही है, तो वो आपकी कंडीशन आपकी कहलाएगी एंजीना पेक्टोरिस, जिसमें आपका शार्प पेन जो है वो आपको ऑब्जर्व होता है। तो ये डिफरेंट कंडीशन इसमें आती हैं, सारी की सारी ही जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के कॉजेज इनमें से कौन से हैं? तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर आपका इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जिसमें आपके डिफरेंट आ जाते हैं, चाहे वो एंजीना पेक्टोरिस हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, एथ्रोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये सारी कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो ये आपका मेजर कोज रहता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, जो कि अराउंड 62% जो है पॉपुलेशन जो है वो इसी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। दैन सिगरेट स्मोकिंग भी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़, अराउंड 16% इसमें रेंज रहेगी कि 16% लोग जो हैं वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर उनमें सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। एंड ओबेसिटी अराउंड 8% कॉज रहता है, ठीक है, 8% लोग जो हैं वो ओबेसिटी की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है उनमें। इसके अलावा हाइपरटेंशन आपकी एक कंडीशन रहती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है। वैसे डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं। ऑल्सो अरिथमिया की वजह से भी आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंजीना इज़ नोन एज क्रेसेंडो एंजीना, तो किस टाइप की एंजीना को क्रेसेंडो एंजीना जो है वो कहा जाता है? तो आपके तीन मेन टाइप्स के एंजीनास रहते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड प्रिंजिमेंटल एंजीना, ठीक है। सो अनस्टेबल एंजीना जो है वो उसे कहा जाता है क्रेसेंडो एंजीना, ठीक है। सो ये बेसिकली अकर करता है ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रेस्ट, ठीक है, पीरियड्स ऑफ रेस्ट पे ये आपका अकर करता है, स्लीपिंग के दौरान, ठीक है, या फिर सडनली हो सकता है, ठीक है। सो ये डिफरेंट कंडीशन इसके लिए रहती हैं। एंड जो आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, जो कि आपका प्लेक्स के बिल्डअप की वजह से होता है इन द आर्टरीज, ठीक है, वो एक मेन प्रिंसिपल कोज है अनस्टेबल एंजीना का, ठीक है। तो ये कंडीशंस रहती हैं। जो आपका प्रिंजिमेंटल एंजीना है, ये आपका वेरिएंट एंजीना, इसे वेरिएंट एंजीना कहा जाता है, एंड इट अकर्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ठीक है। एंड ये एक बेसिकली एक रेयर टाइप का एंजीना है जो कि कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म की वजह से कोज होता है। देन थर्ड आपका आता है स्टेबल एंजीना, ठीक है। सो इसमें जो पेन होती है वो तब स्टार्ट होती है जब आपका हार्ट जो है वो हार्डली वर्क करता है, जो कि मेनली आपका फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान, मीन्स जब आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट जो है वो हार्ड मीन्स एकदम हार्डली जो है वो काम करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है वो आपका जो पेन अराइज होती है, तो दैट इज़ स्टेबल एंजीना। तो ये डिफरेंट एंजीना के टाइप्स हैं, तो इनको आप बेसिकली इनका नाम, इनमें क्या कंडीशन रहती है, तो ये क्वेश्चन इसमें अदर वे में बन सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, acute renal failure which results from impaired or reduced blood flow to the kidney is, तो कौन सा ऐसा acute renal failure है जो कि impaired या फिर reduced blood flow की वजह से होता है टू द किडनी, मीन्स किडनीज में आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपका कम हो गया है या फिर इम्पेयर हो गया, कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, सो उसकी वजह से होता है।
सो ये आपका कहलाता है प्री रीनल फेलियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बेसिकली जो आपका रीनल फेलियर है या एक्यूट रीनल फेलियर है वो आपका मेनली 3 टाइप्स का रहेगा, प्री रीनल फेलियर, इंट्रा रीनल फेलियर एंड पोस्ट रीनल फेलियर। ठीक है, तो प्री रीनल हमने देख लिया क्यों होता है। इंट्रा रीनल फेलियर की बात करूँ तो ये आपका होता है फ्रॉम द एक्यूट डैमेज इन द रीनल स्ट्रक्चर्स। जो आपके रीनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, किडनीज वगैरह रहती हैं, तो उसमें आपका अगर एक्यूट डैमेज हो जाए, ठीक है, अगर डैमेज हो जाए तो उस वजह से इंट्रा रीनल फेलियर जो है वो कॉज होगा। देन अगर पोस्ट रीनल फेलियर की बात करूँ सो अगर यूरिन आउटफ्लो में अगर ब्लॉकेड कंडीशन आ जाए, ठीक है, यूरिन आउटफ्लो में अगर ब्लॉकेड कंडीशंस आ जाएं, ब्लॉकेज कंडीशंस आ जाएंगे तो उसकी वजह से पोस्ट रीनल फेलियर जो है वो कॉज होता है। तो ये कंडीशन तीनों के बारे में आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर इंक्लूड्स। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स विदाउट ड्रग, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा फार्माकोलॉजिकल है, कौन सा नॉन फार्माकोलॉजिकल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, वेंटिलेशन हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ पोटेशियम रिच डाइट, तो ये तीनों ही जो है वो आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल, इनमें ड्रग का यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स की बात करूँ, अदर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स की, तो इसमें आपका यूरिनरी कैथेटराइजेशन आता है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन आता है, सेंट्रल लाइन प्रोसीजर आता है, सेंट्रल लाइन प्रोसीजर आ जाएगा। वाटर रेस्ट्रिक्शन अगर हम लेस देन 1 लीटर पर डे करेंगे तो वो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। सोडियम रेस्ट्रिक्शन का हमने देख लिया, डायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांटेशन की हेल्प से भी हम इसको एक्यूट रीनल फेलियर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशन इसमें रहेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर 75 to 90% लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन। ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर का कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें 75 से लेकर के 90% तक जो है वो नेफ्रॉन फंक्शन लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेज आपका कहलाता है रीनल इनसफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपके 4 मेन स्टेजेस रहते हैं, ठीक है, किसके, क्रॉनिक रीनल फेलियर के, क्रॉनिक रीनल फेलियर के। पहला स्टेज जो है वो आपका रहता है रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व, जिसमें आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो हाई या फिर नॉर्मल रहता है, एंड इसमें अराउंड 40 to 75% जो है वो लॉस हो जाता है नेफ्रॉन फंक्शन का। रीनल इंसफिशिएंसी हमने देख लिया, इसमें 75 to 90% हो जाता है। जो आपका रीनल फेलियर है इसमें आपका इम्पेयर्ड यूरिन डाइल्यूशन होगा, सेवेर एनीमियाज कोज हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया मींस आपका सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, फॉस्फेट लेवल, ये सारे इनके लेवल्स जो हैं वो हाइयर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रीनल फेलियर में रहेंगे। जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ रहेगा इसमें क्या रहेगा, इसमें सिर्फ आपका 10% ही आपके जो नेफ्रॉन्स जो हैं वो वर्क करेंगे, ठीक है, सिर्फ 10% नेफ्रॉन ही फंक्शनिंग रहेंगी, बाकी मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन जो है वो इसमें हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन लैक्स और हाउ लेवल्स ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स इज। ठीक है, तो एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन है, ठीक है, वो लैक करेगा या फिर उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लो लेवल में रहेंगे। तो ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या कहलाता है, तो दिस इज़ नॉन एज हेमोफीलिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आपके बॉडी में डिफरेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स रहते हैं जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, जिसमें आपका 8 एंड 9 आ जाता है। फैक्टर नंबर 8 जो है वो आपका हेमोफीलिया फैक्टर ए रहेगा, जो आपका 9 रहता है ये आपका एंटी हेमोफीलिया फैक्टर बी रहता है, ठीक है। जो आपका 11 है, ठीक है, ये आपका एंटी हेमोफीलिया फैक्टर सी रहता है, जो आपका 12 है ये आपका एंटी हेमोफीलिया फैक्टर डी रहता है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर कम हो जाते हैं, लो लेवल्स हो जाते हैं, तो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। यहीं पे अगर मैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करूँ तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें
हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, आयरन जो है वो लैक कर जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से आरबीसीज का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, आरबीसीज जो है वो कम बनते हैं। सो ये आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की बात करूं, सो ये आपका बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होगा या फिर फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। विटामिन B12 के लिए आप टर्म यूज़ करते हैं परनीशियस एनीमिया, एंड फॉलेट डेफिशिएंसी में आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रहता है, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं। जो सिकल सेल एनीमिया है, सो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ ऑफ आरबीसी, आरबीसीज का जेनेटिक डिजीज़ है, जिसमें आपका सिकल सेल की शेप का जो है वो आपका आरबीसी हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स की शेप जो है वो सिकल सेल की तरह हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो आपका इम्पेयर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द थायराइड ग्लैंड मेक्स टू मच थायराइड हार्मोन द कंडीशन इज नोन एज, तो जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वहीं पे जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका कम प्रोडक्शन होगी, लेस डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, तो ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म में रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कैरेक्टराइज बाय हाई सीरम थायरोट्रोपिन कंसंट्रेशन एंड लो सीरम थायरोक्सिन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि सीरम थायरोट्रोपिन जो है वो उसका लेवल हाई हो जाता है, एंड सीरम फ्री थायरोक्सिन जो T4 रहता है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, सो दिस कंडीशन इज नॉन एज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन यहाँ पे अगर मैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूँ, सो इसमें आपका जो नॉर्मल फ्री T4 कंसंट्रेशन रहेगी, T4 की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी नॉर्मल रहेगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड TSH कंसंट्रेशन। जो TSH कंसंट्रेशन है ये आपकी बढ़ी हुई होगी, एंड T4 जो है ये आपकी नॉर्मल रहेगी, कम नहीं होगी न ज़्यादा होगी, ये सिर्फ नॉर्मल रहेगी। यहीं पे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूँ, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका लो लेवल्स रहेंगे, T4 कंसंट्रेशन के लो लेवल्स रहेंगे, एंड TSH लेवल जो है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अप्रोप्रिएटली एलिवेटेड नहीं रहेगी, मीन्स नॉर्मल के आसपास बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं रहेगी। तो ये आपकी सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म केस रहता है। देन आता है आपका कंजम्पटिव हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजम्पटिव में क्या रहता है, तो इसमें आपका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्लिनिकल सेटिंग्स, ठीक है, बेसिकली इसमें इनएक्टिवेशन हो जाती है थायराइड हार्मोन्स की, ठीक है, इनएक्टिवेशन, ठीक है, इसकी थायराइड हार्मोन्स की बाय द टाइप 3 आइडोथायरोनिन डी आयोनेज, ठीक है, जो आपका D3 रहता है, D3 इज टाइप 3 आइडोथायरोनिन डी आयोडीनेज, इसकी वजह से आपका जो थायराइड हार्मोन है वो आपका इनएक्टिव हो जाता है। सो दैट कंडीशन इज कंजम्पटिव हाइपोथायरॉयडिज्म। सो ये डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं, ठीक है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन फीमेल। सो फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स का डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है। सो इसमें आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड एमोनेरिया, ये दोनों ही आपके सेक्स हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपके फीमेल्स में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ A एंड B इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं हाइपोगोनेडिज्म की बात करूं, तो हाइपोगोनेडिज्म आपका मेल्स में रहता है, जो कि आपका बेसिकली डिक्रीज प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है मेल्स में। सो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। देन अगर मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात करूं, तो ये क्या रहता है, सो इट इज़ बेसिकली कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, आइदर इट इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, अगर होगी ही नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी, या फिर इरेगुलरली होगी, तो दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वहीं पे एमोनेरिया की बात करूं, तो इसके हमने डेफिनेशन देखी थी, इट इज़ द
एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, जो वुमेन आपकी रिप्रोडक्टिव एज पे है उसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो आपका एब्सेंट हो जाएगा, सो दैट कंडीशन इज नोन एज एमोनेरिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर डिसऑर्डर्स रहते हैं सेक्स हार्मोन्स के मेल्स में, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका गायनेकोमेस्टिया। सो ये क्या रहता है, इसमें आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू रहता है, ब्रेस्ट टिश्यू इन मैन, ठीक है, कहाँ पे, मैंस में जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया। एक कंडीशन आपकी रहती है इरेक्टाइल फंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या रहती है, इसमें inability to attain or sustain an erection from NF to have satisfactory sexual intercourse। ठीक है, एक सेक्सुअली सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो आपका नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो इनएबिलिटी आ जाती है टू अटेन और सस्टेन एन इरेक्शन। इरेक्शन की इनएबिलिटी आ जाना वो आपका कहलाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये भी आपका मेल्स में रहता है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स इज ऑल्सो नोन एज। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स को ग्रेनुअल सीजर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी आपका पेटिटमल सीजर रहता है, इसका अनदर नाम रहता है। सो जो आपके एब्सेंस सीजर्स रहते हैं, एब्सेंस सीजर्स, तो एब्सेंस सीजर्स को जो है वो आप कहते हैं पेटिटमल सीजर। सो ये आपके डिफरेंट नाम्स रहते हैं सीजर्स के केस में। एक मैंने कुछ टेबल्स इसमें ऐड किए हैं, वहाँ पे आप डेफिनेशंस इनकी रीड कर लेना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर्स की एपिलेप्सी के केस में। सो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस सी इज़ कॉज्ड बाय। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस सी कैसे कॉज होता है। तो हेपेटाइटिस सी है तो ये आपका हेपेटाइटिस सी वायरस के थ्रू कॉज होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वैसे ही आपके 5 मेन टाइप्स के हेपेटाइटिस रहते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये मेन है। ठीक है, तो ए जो है ये आपका हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से कॉज होगा, जो कि आपका फूड या फिर वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये आपका हेपेटाइटिस बी वायरस बी कॉज करेगा। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड, वेजिनल सिक्रीशन, सीमेन, इसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। जो आपका हेपेटाइटिस सी है ये आपका हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से कॉज होगा, एंड ये भी आपका बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, वेजिनल सिक्रीशन एंड सीमेन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। देन जो आपका हेपेटाइटिस डी रहता है, ठीक है, ये आपका ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है, जिसमें आपका हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो रहेगा। एंड जो आपका हेपेटाइटिस ई है ये आपका फूड या फिर वाटर के थ्रू अगर हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है तो उसके थ्रू जो है वो ये कोज हो सकता है। तो ये आपके मेन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कैटेगराइज्ड बाय इंटरमिटेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। तो इनमें से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमें आइडेंटिफाई करना है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, जो कि एक्यूट पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन के साथ जिसे कैरेक्टराइज किया जाएगा। सो दिस डिजीज इज गाउट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अर्थराइटिस है ये आपका जॉइंट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अस्थमा एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी ये आपका एयरवेज के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर रिलेटेड टू द स्किन इज टर्म्ड एज। सो स्किन के साथ जो कैंसर रिलेटेड है उसके लिए कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। तो इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है कार्सिनोमास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर मैं सार्कोमास की बात करूँ तो सार्कोमास बेसिकली एक टाइप के कैंसर्स रहते हैं जो कि बोन्स से स्टार्ट होते हैं, बोन्स या फिर सॉफ्ट टिश्यू में जो है वो स्टार्ट होते हैं। देन लिम्फोमास की बात करूँ सो लिम्फोमास क्या रहते हैं। ठीक है, लिम्फोमा बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म रहती है जो कि आपका लिम्फ सिस्टम के, ठीक है, जो आपका लिम्फ सिस्टम रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम रहता है, उसके सेल्स से स्टार्ट होती है। इसमें आपकी मेन दो काफ़ी मेन टाइप्स के रहते हैं, जैसे कि आपका हॉटकिंस लिम्फोमा हो गया। ठीक है, हॉटकिंस लिम्फोमा या फिर नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। ठीक है, ये आपकी कंडीशन रहती है। ल्यूकेमियाज की बात करूं सो ल्यूकेमियाज आपका ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है। इट इज़ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़
का जो कैंसर रहता है दैट इज़ ल्यूकेमिया, जिसमें आपका बोन मैरो या फिर लिम्फेटिक सिस्टम वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टर्म्स रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिनगिटिस इज़, तो मेनिनगिटिस क्या है? ठीक है, मेनिनगिटिस क्या रहता है? इट इज़, या फिर इसको आप मेनिनगाइटिस कुछ भी जो प्रोनाउंसिएट जो है वो आप कर सकते हैं। सो इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मेम्ब्रेन। जो आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड रहता है उसकी अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है उनकी मेम्ब्रेन्स की, सो दैट कंडीशन इज़ नोन एज मेनिनगिटिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड किसके थ्रू जो ये है कोज होता है? तो ये आपका नेइसेरिया स्पीसीज से कोज होता है, नेइसेरिया मेनिनगिटिस। ठीक है, उससे ये कोज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड फीवर इज कोज बाय। तो टाइफॉइड फीवर जो है वो कैसे कोज होता है? तो टाइफॉइड फीवर आपका सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से कोज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जो आपका नेइसेरिया मेनिनगिटिस है ये आपका मेनिनगिटिस कोज करेगा। जो आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है ये आपका लेप्रोसी कॉज करता है। एंड माइकोबैक्टीरियम बॉपिडे या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये आपका ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस मेनिनगिटिस इज रिलेटेड टू। सो ट्यूबरक्लोसिस मेनिनगिटिस जो है वो ये किसके साथ रिलेटेड है? सो ये आपका ट्यूबरक्लोसिस का ये एक टाइप रहता है जो कि आपका नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, जो कि आपका नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ नॉन एज ट्यूबरक्लोसिस मेनिनगिटिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड रहता है दैट इज़ द पल्मोनरी, ये आपका कौन सा रहता है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जो आपका जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ रहता है दैट इज़ जेनिटो यूरिनरी, इट इज़ जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस। एंड जो आपका वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन है बॉडी में हो सकता है, वाइड स्प्रेड हो सकता है, सो दैट इज़ मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ अ मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सो ये आपके टाइप्स रहते हैं। तो इनका आपको लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस हाई रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिल्स इज कॉज्ड बाय। तो सिफिल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो सिफिल्स कॉज होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे HIV की बात करूँ दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो ये आपका कोज होता है एड्स। ठीक है, एड्स जो है वो आपका कोज होता है HIV वायरस से। एंड नेसेरिया गोनोरिया जो है ये आपका पॉजिटिव एजेंट रहता है गोनोरिया का। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसमें कंडीशंस रहेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी इन डिजीज। ठीक है, डिजीज़ की जो पैथोफिजियोलॉजी रहती है उसका एस्पेक्ट इनमें से कौन सा नहीं रहेगा, मीन्स विच इज़ नॉट रिलेटेड विद पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें आपका कोजेज आप स्टडी करते हैं, पैथोजेनेसिस आप कोज करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये सारी कंडीशन जो है वो इसमें पैथोफिजियोलॉजी में आती हैं। थेरापेटिक ट्रीटमेंट जो है ये आपका इसमें एक एस्पेक्ट नहीं होता है। पैथोफिजियोलॉजी में आप बेसिकली डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, एंड क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, क्या कोजेज हैं, पैथोजेनेसिस, ठीक है, एटियोलॉजी, वो सारी चीज़ें आप इसमें स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल डेथ। सो सेल डेथ हमने स्टार्टिंग इनिशियल क्वेश्चन में ही देखा था, सेल डेथ इज एपोप्टोसिस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल एजेंट ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी का फिजिकल एजेंट कौन सा है? तो फिजिकल एजेंट इज हॉट सरफेस, सो ये आपका फिजिकल एजेंट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोक्सिया अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो हाइपोक्सिया जो वो किस कंडीशन में नहीं होगा? ठीक है, सो ये आपका अनीमिया के केस में हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में, लंग डिजीज़ के केस में, इसमें आपका हाइपोक्सिया जो है वो अक्कर करता है इन डिफरेंट कंडीशंस में, लेकिन थायराइड डिजीज़ में ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है iatrogenic causes मीन्स, सो iatrogenic causes क्या रहते हैं? सो iatrogenic causes आर द सेल इंजरी बाय फिजिशियन जो है ये आपका iatrogenic causes में आएगा, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टेशन मीन्स रिवर्सिबल चेंज इन। तो अडेप्टेशन का मीनिंग क्या है? अडेप्टेशन मीन्स रिवर्सिबल चेंज इन साइज ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल एंड फिनोटाइप ऑफ सेल। सो ये सब भी जो है वो कंसीडर होंगे अडेप्टेशन के अंदर। ठीक है,
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव इज नॉट अ सेलुलर अडेप्टेशन, इनमें से कौन सा एक सेलुलर अडेप्टेशन नहीं है। ठीक है, सेलुलर अडेप्टेशन में आपका हाइपरप्लाजिया आ जाएगा, ठीक है, मेटाप्लाजिया आ जाएगा, हाइपरट्रॉफी आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग क्वेश्चंस में स्टडी करी थी, लेकिन हाइपोप्लाजिया जो है वो इसमें नहीं आता है। हाइपोप्लाजिया बेसिकली एक ऐसी टर्म यूज़ की जाती है जो कि टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन की इनकम्प्लीट डेवलपमेंट या फिर अंडर डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेल कि उसका साइज इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके साथ रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्केमिया कॉजेज फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इस्केमिया इनमें से कौन सी कंडीशन कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस्केमिया में आपका डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ सोडियम पम्प की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन सिस्टोलिक कैल्शियम इसमें इंक्रीज नहीं होगा। डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम भी इसमें कंडीशन देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस लीड्स टू, तो लॉस ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस की वजह से क्या होगा। तो इसकी वजह से आपका मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है, न्यूक्लियर डैमेज हो सकता है, एटीपी प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन इसमें हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज डिराइव फ्रॉम, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहाँ से डिराइव होती है। तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द टी सेल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडनेस इन इन्फ्लेमेशन इज अकर्स ड्यू टू, सो रेडनेस इन इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है। तो इट इज़ ड्यू टू वेसोडाइलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेलिंग इन इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, सो अगर इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग आ जाती है तो दैट कंडीशन इज नॉन एज एडेमा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडेमा इज मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ, सो एडेमा जो है वो किस वजह से होता है। सो एडेमा इज बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन, ऑल्सो बिकॉज ऑफ increased arterial hydrostatic pressure and due to increased vascular permeability। तो ये तीनों कंडीशन इसमें हो सकती हैं जो कि आपका एडेमा कोज करवा सकती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल विच लॉस्ट एबिलिटी टू प्रोलिफरेट इज कॉल्ड, सो ऐसा सेल जो कि प्रोलिफरेट होने की एबिलिटी को खो चुका है, लॉस कर चुका है, सो दैट टाइप ऑफ सेल इज नॉन एज स्टेबल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर डिले द हीलिंग प्रोसेस, इनमें से कौन से फैक्टर जो हैं वो हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स में आपके रहेंगे इन्फेक्शन, पुअर ब्लड सप्लाई, मूवमेंट, ये तीनों ही फैक्टर्स इसमें आपका हीलिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है EGF स्टैंड्स फॉर, तो EGF जो है वो क्या रहता है। सो EGF स्टैंड्स फॉर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये आपके कॉक्स पाथवे प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, जो आपका साइक्लोक्सिनेज पाथवे रहता है जो कि आपका अरेकिडोनिक एसिड जिसका प्रिकर्सर रहता है। सो वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये आपके रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD8 पॉजिटिव सेल इज ऑल्सो कॉल्ड, सो CD8 पॉजिटिव सेल्स जो हैं इन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLA स्टैंड्स फॉर, सो HLA क्या है। सो HLA स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो ऑटो इम्यून डिजीजेस का मीनिंग क्या है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस का मीनिंग है कि जो हमारी बॉडी है वो अपने ही ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करने लग जाती है। ठीक है, सो मीन्स एंटीजन कौन सा है, मीन्स बाहर से कौन सा एंटीजन आ रहा है या हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट
पार्ट कौन सा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना जो है वो हमारी बॉडी भूल जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ही हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। सो दैट इज डिक्रीज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, कौन अपना है कौन पराया है उसको आइडेंटिफाई करना जो है भूल भूल जाना, वो आपका ऑटो इम्यून डिजीजेज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व रहती है? दिस एंटीबॉडी इज IgE। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिएक्ट विद एलर्जन। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आपका एलर्जेंस के साथ रिएक्ट करता है? तो दिस इम्यूनोग्लोबुलिन इज IgE। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन है? सो इट इज़ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोग्राफ्ट्स आर। सो आइसोग्राफ्ट्स क्या होते हैं? सो आइसोग्राफ्ट्स आर द ग्राफ्ट्स दैट आर बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सेम जीनोटाइप। ठीक है, सो ऐसे डोनर एंड रेसिपिएंट जिनका जीनोटाइप सेम है, उनके बीच का जो ग्राफ्ट्स रहते हैं वो आपके कहलाते हैं आइसोग्राफ्ट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोग्राफ्ट्स आर। अब जीनोग्राफ्ट्स क्या हैं? सो जीनोग्राफ्ट्स जो हैं ये वो ग्राफ्ट्स होते हैं जिनका डोनर जो है वो आपका डिफरेंट स्पीसीज का है फ्रॉम दैट ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स इज अ डैश डिजीज। HIV एड्स किस टाइप का डिजीज है? इट इज़ अ इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? तो हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, सुपरप्लाजिया। सो सुपरप्लाजिया जो है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। हाइपरप्लाजिया हमने देख लिया था, एट्रॉफी हमने देख लिया, हाइपरप्लाजिया देख लिया, तो ये सारी कंडीशन जो है वो नॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन कोज ऑफ एट्रॉफी आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। एट्रॉफी का कॉमन कोज इनमें से कौन सा नहीं होगा? ठीक है, सो इसमें आपका डिक्रीज वर्कलोड, ठीक है, लॉस ऑफ इनोवेशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये आपके एट्रॉफी मीन्स आपका जो सेल साइज है वो आपका कम हो जाएगा। सो ये आपका हो सकता है इन डिफरेंट रीजंस की वजह से, लेकिन स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज ये आपका एक कोज एट्रॉफी का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरियस स्टिमुलाई डिपेंड्स ऑन। इंजरियस स्टिमुलाई का सेलुलर रिस्पॉन्स क्या रहेगा? तो इसमें आपका नेचर ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, सेवेरिटी ऑफ इंजरी, ये सारे ही जो हैं वो आपके सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो हैं इंजरियस स्टिमुलाई के डिपेंड करेंगे इन सभी फैक्टर्स के ऊपर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल स्वेलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ। सो सेल स्वेलिंग जो है वो किसकी वजह से हो सकती है? सो इट कैन बी ड्यू टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पम्प। अगर सोडियम पम्प की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो उस वजह से सेल स्वेलिंग जो है वो कॉज हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल। कौन से एंजाइम्स जो हैं वो आपके फ्री रेडिकल के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सो दीज एंजाइम्स आर पेरोक्सीडेज, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये सारे ही एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्मोनेला इज स्प्रेड बाय। तो सेल्मोनेला जो है वो कैसे स्प्रेड होता है? सो इट कैन बी स्प्रेड थ्रू फ्लाइज, फॉमाइट्स, फीसेस। तो ये डिफरेंट आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेंगे फॉर द स्प्रेड ऑफ सेल्मोनेला टाइफी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकरेंस ऑफ टाइफॉइड इज हाई इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट। जो टाइफॉइड का अकरेंस है वो आपका हाई रहेगा इनमें से सभी सर्कमस्टांसेस में एक को छोड़ के, वो एक हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो एक आपका रहेगा यूज़ ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अगर यूज़ करते हैं तो उस केस में टाइफॉइड का अकरेंस जो है वो हाई
नहीं रहेगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो पैथोजेनेसिस है टाइफॉइड फीवर की वो डिपेंड इनमें से किस फैक्टर पे नहीं करेगी। सो इन्फेक्शियस स्पीसीज पे डिपेंड करेगी, वायलेंस पे, होस्ट इम्यूनिटी पे, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म पे इट डज नॉट डिपेंड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिपिकल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सैल्मोनेलाइज। सैल्मोनेला का टिपिकल इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? तो इट इज अराउंड 10 to 14 डेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सिम्टम डज नॉट अपीयर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन इन टाइफॉइड। इनमें से कौन सा सिम्टम जो है वो टाइफॉइड से इन्फेक्ट होने पे जो पहला हफ्ता रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन इन टाइफॉइड उसमें अपीयर नहीं होगा, ठीक है, लेटर स्टेज पे अपीयर होगा। सो फीवर, माइल्जिया, डायरिया इन चिल्ड्रन ये आपके फर्स्ट वीक में अपीयर हो जाएंगे, लेकिन डेलीरियम कंडीशन जो है आपकी फर्स्ट वीक में ये सिम्टम जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो आपका एम्प्लॉय किया जाता है टाइफॉइड फीवर के लिए? सो दिस एंटीबायोटिक इज सिप्रोफ्लोक्सासिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन इन बेसिलरी डिसेंट्री। बेसिलरी डिसेंट्री कंडीशन में कौन सा ड्रग जो है वो नहीं दिया जाता है, कैन नॉट बी गिवन। सो दिस ड्रग इज डाइफिनॉक्सिलेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बेसिलरी डिसेंट्री यूजुअली पेशेंट्स एक्सपीरियंस सिम्टम्स विद इन आवर्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो बेसिलरी डिसेंट्री कंडीशन में जो आपके पेशेंट्स रहते हैं, पेशेंट सिम्टम्स जो है वो अपीयर करते हैं जैसे ही उन्होंने कंटामिनेटेड फूड या वाटर लिया उसके विद इन आवर्स में, कुछ ही घंटों में जो है वो सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितने टाइम तक का जो है वो सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं? सो इट इज़ विद इन 72 आवर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन डिजीज इज मार्क्ड बाय अ लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन। ठीक है, पार्किंसन डिजीज जो है उसमें ब्रेन में कौन से केमिकल की कमी हो जाती है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज जो है वो कोज होता है। तो इसमें आपका डोपामिन जो है वो ये आपका इसका अमाउंट कम हो जाता है, इसके लेवल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज जो है वो कॉज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्केमिक स्ट्रोक हैपन्स व्हेन। तो इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन जो है वो ब्रेन्स ब्लड वेसल्स बिकम नैरोड और ब्लॉक। ठीक है, जब ब्रेन की ब्लड वेसल जो है वो नैरो और ब्लॉक हो जाती हैं तो उस केस में इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन मीन्स हियरिंग और सीइंग थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो हेलुसिनेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं या ऐसा कुछ दिखाई देता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस ऑब्जर्व्ड इन। सो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस पे इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो किस पर्टिकुलर कंडीशन में शो होगा? सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन डिप्रेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? बाइपोलर डिसऑर्डर इज फॉर्मली नोन एज मैनिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नॉन एज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ वेंट्रिकुलर स्ट्रेच एट द एंड ऑफ डायस्टोल। ठीक है, सो ये आपका कहलाता है प्रीलोड। ठीक है, प्रीलोड क्या होता है? प्रीलोड आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर रहता है जो कि आपका लोअर साइड पे रहेगा। ठीक है, सो ये आपका अमाउंट रहता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ वेंट्रिकुलर स्ट्रेच जो कि आपका डायस्टोल के साइड पे रहेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ डायस्टोल, सो दैट इज प्रीलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स इन वॉल्यूम। तो जो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स रहते हैं उसमें वो किस चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे? सो दे इन्वॉल्व द फुल थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स।
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेक्स विद थिकर फाइब्रस कैप्स टेंड टू कॉज मोर प्रोनाउंस्ड आर्टीरियल नैरोइंग, दे हैव लेस प्रोपेंसिटी टू रप्चर कॉल्ड। सो जो प्लेक्स हैं जिनमें थिकर फाइब्रस कैप्स रहती हैं, ये आपके ज़्यादा प्रोनाउंस आर्टेरियल नैरोइंग करती हैं, ठीक है, आर्टरीज जो हैं वो ज़्यादा नैरो जो है वो इनकी वजह से होती हैं, एंड दे हैव लेस प्रोपेंसिटी टू रप्चर, एंड इनकी रप्चर करने की प्रोपेंसिटी जो है वो आपकी कम रहती है। सो दीज टाइप ऑफ प्लेक्स आर नॉन एज स्टेबल प्लेक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ट्रांसपोर्टर यूज फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोसिस। तो ग्लूकोज के अपटेक के लिए मेजर ट्रांसपोर्टर कौन सा है? तो इट इज GLUT4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन इनटू मीजोलिम्बिक सिस्टम शोज पॉजिटिव सिस्टम इन स्किज़ोफ्रेनिया। तो जो आपका इंक्रीज होता है डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन में, कहाँ पे? मीजोलिम्बिक सिस्टम में। तो वो आपका एक पॉजिटिव सिस्टम रहता है स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट मोस्ट अफेक्टेड इन पार्किंसन डिजीजेज। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है पार्किंसन डिजीज़ में? सो दिस पार्ट इज सबस्टेंशिया निग्रा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इस्केमिक स्ट्रोक अकर्स। तो इस्केमिक स्ट्रोक कब अकर करता है? जब आर्टरी जो है ब्रेन में वो आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी स्पेसिफिकली विच करस्पॉन्ड्स टू द इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर विच इज़ वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ। सो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लेजर है उसको एक्सपीरियंस करना जो है वो उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये आपका किसका सिम्टम है या किसका हॉलमार्क है? सो इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज्ड डैश फंक्शन अकम्पनीज मैनिक एंड डिप्रेसिव स्टेट्स। सो जो आपका गाबार्जिक फंक्शन रहता है, ठीक है, उसकी वजह से मैनिक या फिर डिप्रेसिव स्टेट्स जो हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथ्रोसेक्लोरेटिक नैरोइंग ऑफ डैश लीड्स एंजीना। ठीक है, एथ्रोसेक्लोरेटिक नैरोइंग जो है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी की जब होगी तो उसकी वजह से एंजीना जो है वो कॉज होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है STEMI स्टैंड्स फॉर। सो स्टेमी की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज़ ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ थिनर लेस ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेक्स टेंड टू बी मोर फ्रेजाइल एंड रप्चर। सो थिनर लेस ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेक्स कौन से हैं जो कि ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं और रप्चर होने के कैपेबल होते हैं? सो दीज आर वल्नरेबल प्लेक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है। एंड जो आपकी टाइप 1 है वो आपकी, ठीक है, टाइप 1 जो है ये आपकी कहलाती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेडिकाइनेसिया ऑफ पार्किंसंस डिजीजेज। तो पार्किंसन डिजीज में जो ब्रेडिकाइनेसिया है दैट इज़ अ स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रेशन मे बी ड्यू टू। तो डिप्रेशन जो है वो किस वजह से हो सकती है? ठीक है, सो इट कैन बी ड्यू टू फिजिकल चेंजेस इन द ब्रेन में कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं उस वजह से। अब नॉर्मल लेवल ऑफ ब्रेन केमिकल्स, जो ब्रेन केमिकल्स हैं उनमें लेवल्स जो हैं वो अब नॉर्मल हो जाएंगे, उस वजह से भी कोज हो सकता है।
एंड ऑल्सो चेंजेस इन द बॉडीज बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, जो बॉडी में हॉर्मोन्स का बैलेंस है अगर उनमें भी चेंजेस आते हैं तो उस वजह से भी डिप्रेशन जो है वो कॉज हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल बीपी इज डैश सिस्टोलिक एंड डैश डायस्टोलिक। तो ये हमने देख लिया था नॉर्मल बीपी कितना रहता है। सिस्टोलिक आपका हाइयर रहेगा 120 mmHg एंड सिस्टोलिक आपका 80 mmHg रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट्स विद हाई शुगर विल टिपिकली एक्सपीरियंस। सो ऐसे पेशेंट जिनमें ब्लड शुगर जो है वो हाई रहेगा दे विल एक्सपीरियंस पोलियूरिया कंडीशन, दे विल बिकम इंक्रीजिंगली थर्स्टी हंग्री। तो ये कंडीशन इसमें रहेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन का टाइप कौन सा है, हमने ये क्वेश्चन देख लिया था। तो इट इज़ सुपर प्लाजिया, आई थिंक रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो इसी के साथ हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 90 MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।